प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम विद्युत घात, उसका प्राथमिक उपचार एवं कृत्रिम सांस देने की विधियां, इलेक्ट्रिक शॉक, फर्स्ट एड एंड ऑटो रेस्पिरेशन मेथड्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हवा एवं पानी की तरह यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और बिजली के अभाव से सारे काम रुक जाते हैं। परंतु बिजली का उपयोग करते समय हमें कुछ सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बिजली का झटका लगने की स्थिति में व्यक्ति को गंभीर आघात पहुंचता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः वायरमैन को विद्युत घात से बचने की व उसके प्राथमिक उपचार की पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। विद्युत घात की तीव्रता विद्युत धारा के परिमाण और संपर्क की अवधि पर आधारित होती है और धारा का प्रवाह अधिक हो जाने पर मांसपेशियां भिंच जाती हैं, जिससे कि मनुष्य चालक से अपनी पकड़ को नहीं छोड़ पाता है और आघात से बेहोश हो सकता है। इस आघात से उसके दिल की पेशियां अनियमित रूप से सिकुड़ सकती हैं। यह स्थिति बहुत घातक होती है और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात आप निम्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्युत घात व उसके दुष्प्रभाव, विद्युत घात होने की दशा में प्राथमिक उपचार, विद्युत घात के लगने के विभिन्न कारण, विद्युत धारा का मानव शरीर पर होने वाला प्रभाव तथा विद्युत आघात से पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस प्रदान करने की विभिन्न विधियां। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि विद्युत घात क्या होता है। विद्युत घात की तीव्रता विद्युत धारा के परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड और उसके संपर्क की अवधि पर आधारित कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर होती है। साथ ही साथ यह कुछ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जो निम्न है। विद्युत कार्य में संलिप्त व्यक्ति की उम्र, उसके शरीर का प्रतिरोध, उसका नंगे पैर होना या गीले जूते पहने हुए होना, मौसम अर्थात शुष्क मौसम या नमी युक्त मौसम, गीला या शुष्क फर्श का होना, वोल्टता का स्तर अर्थात वोल्टेज लेवल, जैसे निम्न वोल्टता या उच्च वोल्टता, विद्युत आवृत्ति इत्यादि। अब हम विद्युत घात लगने के कारणों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्युत घात निम्न कारणों द्वारा लग सकता है। नंगी तारें टूटी हुई अवस्था में तथा उन पर से इंसुलेटर हट जाने के कारण शॉक लग सकता है। टूटे हुए प्लग, सॉकेट एवं स्विच के कारण भी शॉक की संभावना हो सकती है। खराब अर्थिंग या अर्थिंग ना होने के कारण भी शॉक लगने की पूरी संभावना हो सकती है। बारिश के मौसम अथवा नमी में यह घातक भी हो सकता है। काम करते समय लापरवाही बरतने से गलती से हाथ नंगी तारों से छू जाने के कारण शॉक लग सकता है। काम करने वाले औजार पूरी तरह से कुचालक से ढके होने चाहिए अर्थात इंसुलेटेड होने चाहिए, अन्यथा शॉक लग सकता है। तो आइए अब हम विद्युत घात के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर से
विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है एवं हमें एक झटके का अनुभव होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि विद्युत धारा की तीव्र गति हमारे शरीर और उसमें हो रहे रक्त प्रवाह की गति से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती। विद्युतघात होने के फलस्वरूप मानव के शरीर में निम्न प्रभाव पैदा हो सकते हैं। शरीर पर छाले पड़ सकते हैं, किसी अंग का मांस जल सकता है, रक्त प्रवाह रुक सकता है, श्वास में रुकावट पैदा हो सकती है तथा मांस भी फट सकता है। व्यक्ति मूर्छित हो सकता है। हृदय गति रुकने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम मानव शरीर पर विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जिसे एक तालिका में दर्शाया गया है। 1 से 8 मिली एम्पियर की धारा में व्यक्ति को सहनीय झंझनाहट होती है लेकिन दर्द नहीं होता है। 8 से 15 मिली एम्पियर की करंट दर्द भरा झटका देती है तथा मांसपेशियां ऐंठ जाती हैं, लेकिन यदि आदमी इच्छा करे तो वह अपने आप को हटा भी सकता है। 15 से 20 मिली एम्पियर की धारा दर्द भरा झटका देती है, मांसपेशियों पे से नियंत्रण समाप्त हो जाता है और मनुष्य अपने आप नहीं हट पाता है। 20 से 50 मिली एम्पियर की धारा में बहुत अधिक मांसपेशियां खिंच जाती हैं तथा सांस लेने में भी परेशानी होती है। 50 से 100 मिली एम्पियर की धारा में मृत्यु होने की संभावना हो सकती है। 200 मिली एम्पियर या इससे अधिक धारा पर शर्तिया मृत्यु हो सकती है और व्यक्ति गंभीर रूप से जल जाएगा तथा हृदय की धड़कन भी बंद हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि 100 मिली एम्पियर से लेकर 200 मिली एम्पियर की धारा अधिक खतरनाक मानी जाती है। प्राथमिक उपचार अर्थात फर्स्ट एड। किसी भी दुर्घटना के दौरान डॉक्टर के आने से पहले व्यक्ति के लिए किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयां सम्मिलित होती हैं, की जरूरत पड़ती है। विद्युत धारा के प्रभाव से बचने के लिए तथा प्राथमिक उपचार का उपयोग करने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। विद्युत घात के दौरान मेन स्विच व साधारण स्विच बंद कर देना चाहिए, अर्थात बिजली को बंद करने की व्यवस्था तुरंत करनी चाहिए। प्लग टॉप को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। अपने आप को धरती से इंसुलेट कर लेना चाहिए। इंसुलेट करने के लिए मोटी रबड़ के जूते, सूखी लकड़ी या कपड़े पर खड़े होकर विद्युत धारा से अपने को दूर धक्का देकर अलग कर लेना चाहिए। यदि गंभीर स्थिति में मनुष्य बेहोश हो जाए तथा सांस लेने में कठिनाई हो तो निम्न प्रयास करने चाहिए। उसका मुंह साफ कर उसको पीठ के बल लिटा दें। उसके मुंह से फालतू चीजें उंगली से निकाल देनी चाहिए। नीचे के जबड़े को पकड़कर सिर को हिलाना चाहिए, जिससे स्वच्छ हवा जाने का रास्ता साफ हो तथा जीभ गले से बाहर निकली रहे। अपनी लंबी सांस लेकर अपना मुंह उसकी नाक पे रखें और हवा फूकें। हवा फूकने के तुरंत बाद अपना मुंह हटा लें व हवा से उसकी छाती फूलनी चाहिए। इस तरह 1 मिनट में 12 बार की दर से इस क्रिया को चलाते रहना चाहिए और जब तक चलाना चाहिए
जब तक कि वह स्वतः सांस लेना शुरू ना कर दे। जले हुए भाग को कपड़े से ढक देना चाहिए। अब हम कृत्रिम सांस क्रिया अर्थात आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड्स का अध्ययन करेंगे। यह निम्न विधियों द्वारा प्रदान की जाती है। सर्वप्रथम सिल्वेस्टर मेथड, सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले हो गए हों। चित्र में इस विधि की प्रथम स्थिति को दर्शाया गया है। पीड़ित के सिर के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। उसके दोनों हाथों को आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला दें। अब पीड़ित के दोनों हाथों को धीरे धीरे मोड़कर उसके सीने पर लाएं। दूसरी स्थिति, धीरे धीरे अपना भार हाथों पर डालें। 2-3 सेकंड पश्चात हाथों को हटा लें और पूर्व स्थिति में ले आएं। यह क्रिया बार बार 1 मिनट में 10 से 12 बार करें और कम से कम 1 घंटे तक लगातार करनी चाहिए, जब तक कि श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित के सीने पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर हवा जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। वैसे इस विधि का प्रचलन अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। अब हम शेफर विधि का अध्ययन करेंगे। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित को पीठ पर छाले पड़े हों अथवा घाव हों। प्रथम स्थिति, पीड़ित के घुटनों के पास अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। देखें चित्र। अपने दोनों हाथ पीड़ित की पीठ पर इस प्रकार रखें कि दोनों हाथ सीधे रहें और चारों उंगलियां आपस में मिली रहें और वह अंगूठे से समकोण बनाए। द्वितीय स्थिति, इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालें। 2-3 सेकंड बाद दबाव को हटा लें और अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। उपरोक्त क्रिया को 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराएं जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। जब पीड़ित की पीठ पर दबाव डाला जाता है तो फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है और दबाव हटाने से बाहर की ताजी वायु फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। मुंह से मुंह में हवा भरना, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड। सर्वप्रथम पीड़ित को पीठ के बल लिटा दें। अब पीड़ित की पीठ के नीचे तकिया आदि लगा दें, जिससे कि उसका मुंह थोड़ा पीछे की ओर लटक जाए। पीड़ित का मुंह अच्छी तरह साफ कर लें। अब उसके खुले मुंह पर महीन कपड़ा रखकर और एक हाथ से उसकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरें। यह ध्यान रखें कि हवा बाहर ना निकलने पाए और उसके फेफड़े कुछ फूलें।
हवा को बाहर निकलने देने के लिए अपना मुंह हटा लें। उपरोक्त क्रिया 10 से 12 बार प्रति मिनट की दर से तब तक दोहराते रहें जब तक कि उसकी श्वास क्रिया सामान्य ना हो जाए। बलपूर्वक झटके से हवा भरते समय पीड़ित के फेफड़े फूलते हैं और ताजी वायु अंदर जाती है। मुंह हटा लेने पर अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। इस प्रकार पीड़ित को श्वास लेने में सहायता मिलती है। उपरोक्त तीनों विधियों में से तीसरी विधि अधिक प्रचलित होती जा रही है क्योंकि यह विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। यह एक प्रभावशाली विधि है और इसे लंबे समय तक जारी रखने की भी आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रथम एवं द्वितीय विधि अर्थात सिल्वेस्टर मेथड और शेफर मेथड को 1 घंटे से भी अधिक समय तक जारी रखना पड़ सकता है। आइए अब देखें कि हृदय गति बंद होने पर पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम व्यक्ति के कपड़ों को ढीला करें। उसके मुंह के अंदर कुछ खाद्य पदार्थ हो तो उसको साफ करें। अगर व्यक्ति खंबे अथवा किसी ऊंची जगह पर हो तो उसको नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक झटकों से बचाएं। डॉक्टर को अथवा अस्पताल को तुरंत सूचित करें। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति की हृदय गति तो नहीं रुक गई है। पीड़ित व्यक्ति को कठोर सतह पर पीठ के बल लिटा देते हैं। अपने घुटनों के बल पीड़ित व्यक्ति के पास बैठकर छाती की निचली हड्डी का पता लगाते हैं। तत्पश्चात पीड़ित व्यक्ति के छाती की हड्डी के निचले भाग पर एक हथेली रखते हैं और ध्यान रखते हैं कि उंगलियां पसली से दूर रहें तथा दूसरे हथेली को पहले वाली हथेली पर रखकर धीरे धीरे दबाते हैं। हम अपने हाथ को सीधे रखते हैं तथा हड्डी के निचले हिस्से को तेजी से दबाते हैं। यह काम 1 मिनट में 15 से 20 बार करना चाहिए तथा बीच बीच में हृदय की गति को भी चेक करते रहते हैं। पीड़ित व्यक्ति को सांस देने के लिए मुंह से मुंह द्वारा सांस देने की विधि की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति की छाती को दबाते रहना चाहिए तथा बार बार हृदय गति को भी चेक करते रहना चाहिए। जैसे ही हृदय धड़कने लगता है दबाव देना बंद कर देते हैं, लेकिन मुंह से सांस देना जारी रखना चाहिए। यह काम तब तक करते हैं जब तक कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं सांस लेना शुरू न कर दें। पीड़ित व्यक्ति को सदैव आराम की स्थिति में रखना चाहिए। सारांश। तो इस प्रकार इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात हमने निम्न जानकारी प्राप्त की। विद्युत घात लगने के कारण विद्युत घात का मानव शरीर पर प्रभाव, प्राथमिक उपचार तथा कृत्रिम सांस देने की विधियां। कक्षा कार्य। विद्यार्थी अपनी प्रयोगशाला कार्यशाला में भ्रमण करें और देखें कि प्राथमिक उपचार का बॉक्स है या नहीं, प्राथमिक उपचार का चार्ट लगा हुआ है या नहीं, भू संपर्कन ठीक प्रकार से हुआ है कि नहीं और उसमें बराबर पानी डाला जाता है या नहीं, तथा भू प्रतिरोध
कब चेक किया गया था, इसकी जानकारी लें एवं चार्ट बनाएं।